अच्छा, तो देखो हम लोगों का एक जो कॉस्ट का क्लास चल रहा है उसमें तो हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट किया है और बेसिक ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने किया है उसमें। यहाँ पर आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ये वाला चैप्टर जो है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अच्छा, तो बजट का मतलब क्या होता है? देखो फर्स्ट हमें ये पता करना पड़ेगा कि बजट का मतलब क्या होता है। बजट का मतलब बेसिकली होता है एस्टिमेशन, ठीक है। बजट का मतलब होता है एस्टिमेट, ठीक है। एडमिट ही नहीं ले रहा। गुड मॉर्निंग रोशनी। गुड गुड मॉर्निंग दीदी। अच्छा देखो, तो हम लोग जो স্ক্রিন पढ़ने দেখতে পাচ্ছি না। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না? মনে হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে। তুমি আরেকবার রিজয়েন করো তাহলে। বাকি না লোক না এখন পাচ্ছি, তখন পাচ্ছিলাম না, এখন পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, ওই যে অ্যাডমিটটাও অনেক লেটে হচ্ছিল, মনে হচ্ছে কোনো নেটওয়ার্ক ইস্যু। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে এবারে তো? তুমি আচ্ছা, কিছু লিখছো? এখনো লিখিনি, আমি 2 লাইন লিখেছি। দেখা যাচ্ছে বাজেট অ্যান্ড বাজেটারি কন্ট্রোল, বাজেট এস্টিমেট লিখেছি। এটা দেখা যাচ্ছে? না দেখা যাচ্ছে না? না দিদি, আটকে গেছে, দেখাচ্ছে না। দাঁড়াও 1 মিনিট তাহলে, 1 মিনিট। এবারে দেখো, এবারে দেখা যাচ্ছে? হ্যালো? यस मैम। আচ্ছা, রশনি দেখতে পাচ্ছ? ও রশনি বেরিয়ে গেছে কি? अच्छा ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं तब तक। अच्छा, এবার দেখো দেখা যাচ্ছে? হ্যালো রশনি? স্ক্রিনটা ব্ল্যাঙ্ক কি? না দিদি, ব্ল্যাঙ্কই দেখাচ্ছে। এখনো ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে? না अच्छा দিদি, ব্ল্যাঙ্কই দেখাচ্ছে। अच्छा 1 मिनट, আমি मैम मुझे दिख रहा है। हाँ, वो सबका अलग अलग नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा 1 मिनट, हम स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करते हैं, फिर तुम लोग बताओ। जिन लोग को नहीं दिख रहा अब शायद दिख जाएगा। अब देखो, दिख रहा है स्लाइड না चेंज? দিদি,
রৌনক, হ্যাঁ দিদি দেখা যাচ্ছে। তাহলে রশনি, ইয়েস রশনি মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যু আজকে বেশি আছে। তুমি এক কাজ করো, একটু পরে জয়েন করো। তুমি এক কাজ করো, 2 মিনিট পর জয়েন করো, এরকম অনেক সময় হয়। একটু ওয়েট করে যাও, একবার বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে 2 মিনিট পর জয়েন করে দেখো, মনে হয় দেখা যাবে। আমি তো আবার থেকে স্ক্রিন শেয়ার আচ্ছা করলাম। দিদি। তো তুমি 2 মিনিট পর বা 1 মিনিট পর জয়েন করো, এক্ষুনি করো না, 1 মিনিট করে আবার জয়েন করো, দেখো হয়ে যাবে। তুমি জয়েন করো, আমি তোমায় অ্যাডমিট করে নেবো। আচ্ছা হুম ঠিক। হুম আচ্ছা दिदी। হুম। अच्छा तो देखो, बजट का मतलब होता है एस्टिमेट करना, ठीक है। एस्टिमेट करना, जैसे देखो सपोज ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये तो फेब चल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें घर के लिए कोई बजट प्रिपेयर करना है, जैसे मान लो घर के लिए हम लोग एक बजट प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारे पूरे महीने का खर्चा कितना होगा, यानी फेब 2021 का खर्चा कितना होगा। अब घर पे क्या क्या चीज का खर्चा हो सकता है, जैसे मान लो ट्रैवलिंग का हो सकता है, जैसे बाहर जाना है, बस ऑटो वगैरह, ये सब ट्रैवलिंग का एक खर्चा हो सकता है। मान लो ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया मंथली फॉर एग्जांपल 3000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो खाने पीने का खर्चा है, तो फूड, ठीक है, फूड, गैस, ये सब मिला के मान लो हो गया 5000 का खर्चा, ठीक है। और ट्यूशन फीस वगैरह, मतलब एडुकेशन रिलेटेड खर्चा मान लो हो गया 7000, ठीक है। अच्छा, और मान लो और भी कुछ खर्चा है जो हमें पता है होगा ही होगा, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस लिख देते हैं, मान लो वो है, और 15000। तो पूरा कितना खर्चा हो रहा है, अगर हम लोग इसे टोटल करें तो कितना खर्चा हो रहा है, 15000 प्लस 7000 प्लस 5000 और प्लस हो गया 3000, तो यहाँ पर आ रहा है 30000, ठीक है। 30000। तो ये है खर्चा पूरे मंथ का, ये हम लोगों ने क्या किया है, एस्टिमेट किया है। अब कैसे एस्टिमेट किया होगा, क्योंकि हमें कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है, हमें कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस भी चाहिए, तभी हम लोग उसे एस्टिमेट कर सकते हैं, अदरवाइज एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें जैन का कुछ भी डेटा अगर पता है, ठीक है, अगर हमें जैन का डेटा पता है कि हमारा कितना खर्चा हुआ था जैन 2021 का, अगर हमें पता है कि कितना हमारा एक्सपेंसेस वगैरह हुआ था, तो उस बेसिस पे हम लोग फेब का एक खर्चे का जो है वो एस्टिमेशन कर सकते हैं, फेब का खर्चे का जो है एक एस्टिमेशन कर सकते हैं। रोशनी देखते पाच्छो এবারে? हेलो, रोशनी देखते पाच्छो এবারে? रोशनी মনে হচ্ছে খুব বেশি নেটওয়ার্ক ইস্যু চলছে। अच्छा तो देखो, हाँ, तो जैन 2021 का एक हमारे पास खर्चे का मतलब खर्चा हुआ होगा, एक्चुअल हमें पता है कि जैन में कितना हुआ था, ठीक है। जैन में कितना हुआ था ये हम लोगों को पता है। अब उस बेसिस पे हम लोग फेब का भी अपना एक एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ट्रैवलिंग, फूड, गैस, ट्यूशन, ये सारा मैंने एक हेडिंग लिया है। इसके अलावा भी सबके फैमिली में अपना अपना खर्चा होता है, और कुछ फिक्स्ड खर्चा, मतलब जो हमें पता है कि मंथली होने ही वाला है वो होगा, जैसे कि 30000। अब अगर किसी का सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 60000, ठीक है, अगर सैलरी है मंथली 60000, तो उसका सेविंग्स कितना हो जाएगा वो भी वो एस्टिमेट कर लेगा कि अगर मेरा 30000 का खर्चा होगा तो मेरा सैलरी जो है अगर 60000 है तो मेरा सेविंग्स 30000 हो जाएगा। तो ये क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर किया, दिस इज अ मंथली प्लान, ठीक है। ये हम लोगों ने एक मंथली प्लान किया है कि हमारा मंथली क्या खर्चा होगा, दिस इज अ मंथली प्लानिंग। तो ये क्या है कि जरूरी नहीं है कि हमारा ट्रैवलिंग में इतना ही होगा, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है, फूड गैस में भी कम ज्यादा हो सकता है। सपोज अगर हम लोगों ने मतलब गेस्ट वगैरह अगर घर पे आ जाते हैं तो ये खर्चा इंक्रीज कर सकता है। अगर हो सकता है कि अगर हम लोग बाहर खाना वगैरह खा रहे हैं तो उस महीने गैस का खर्चा कम हो गया, तो उसमें यहाँ पर खर्चा कम हो जाएगा। इस तरह से बहुत तरीके से हमारा खर्चा कम या ज्यादा, या फिर हो सकता है कि एग्जैक्ट भी हो जाए, लेकिन वो बहुत ही कम होता है, नॉर्मली एग्जैक्ट होता नहीं है, कम या ज्यादा
ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन है, और एस्टिमेशन और एक्चुअल में फर्क होता है, ठीक है। जो एस्टिमेट हम लोग कर रहे हैं वो तो एक पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पिछला वाला जो एक्सपीरियंस है उससे हम लोग यहाँ पर एस्टिमेशन कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि जो हम लोगों ने एस्टिमेशन किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हो। ये एक प्लानिंग है, ठीक है। और प्लानिंग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्लानिंग को ही हम लोग बोलेंगे बजट। अब बजट किसे बोलेंगे, बजट एक ऐसा प्लानिंग है जिससे हम लोग मॉनिटरी वैल्यू में कम मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा ट्रैवलिंग का कम खर्चा होगा, या फिर मेरे ट्रैवलिंग में ज्यादा खर्चा होता है, या फिर मेरा ट्यूशन फीस ज्यादा है या फिर कम है। हम लोग कम या ज्यादा में इसे नहीं कह सकते, ठीक है। बजट हम लोग नहीं कहेंगे। अगर मैंने कह दिया कि मेरा ट्यूशन फीस ज्यादा है, या फिर मैंने कह दिया कि मेरे खाने पीने का खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ये ज्यादा या कम से बात नहीं बनेगा, इसे हम लोग बजट नहीं बोल सकते। हमें एग्जैक्ट मॉनिटरी वैल्यू बताना है एस्टिमेट करके। अब वो एस्टिमेशन जो है वो एक्चुअल के मुकाबले कम या ज्यादा हो सकता है। हो सकता है मेरा ट्रैवलिंग खर्चा 3,000 की जगह 3,500 हो गया, वो हो सकता है। लेकिन मुझे पैसे में उसे वैल्यू करके बताना है, मॉनिटरी वैल्यू में मुझे उसे बताना है, तभी हम लोग इसे बजट कह पाएंगे, ठीक है। तो बजट क्या है, बजट इज एन एस्टिमेशन। यहां पर इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ आवर एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन हो सकता है, किसी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस का एस्टिमेशन हो सकता है, इनकम का एस्टिमेशन हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे चीज का एस्टिमेशन को हम लोग बजट कह सकते हैं। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये 5,000 होगा, ये 3,000, 7,000, जो भी मैंने लिखा है। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग फेब का बजट बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, जैन का जो भी हमारा एक्सपेंसेस हुआ था उस बेसिस पे हमें इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो जब 10th 12th का एग्जाम देते हो तो प्रीवियस 10 ईयर्स, या फिर बीकॉम में भी ऐसे करते हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ से आया था, ठीक है। उसमें एक हम लोग क्या करते हैं, अपना एक शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि ये इस बार आया था तो ये इस बार नहीं होगा। तो ये जो हम लोग शॉर्ट लिस्ट भी कर रहे हैं ना, हमारा क्वेश्चन मतलब हम लोगों का पढ़ाई का भी जो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस को काम में लगाते हुए कि हाँ पास्ट में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था। तो क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो होता है कि इस टॉपिक से आया है तो एक साल छोड़ के फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, ये एक पैटर्न जो है वो अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम लोग उस हिसाब से क्या करते हैं, अपना पढ़ाई का जो है बजट उसे प्रिपेयर करते हैं कि कौन से टॉपिक में कितना टाइम देना है, कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा अवॉइड करना है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपने पढ़ाई के केस में भी इसे रिलेट कर सकते हैं कि हम लोग अपना पढ़ाई के लिए भी बजट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये बोल सकते हो कि जैसे मैंने कहा बजट तभी होता है जब उसे मॉनिटरी वैल्यू में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, लेकिन पढ़ाई वाला मैंने जो एग्जांपल लिया वहां पर तो मॉनिटरी वैल्यू का कोई बात नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम लोग एग्जाम देने जाओगे तो उसमें कोई मॉनिटरी बात नहीं आ रहा है। तो वो बजट मतलब ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि हम लोग भी अपने स्टूडेंटशिप में भी तुम लोग इस तरह से एक बजट सोच सकते हो, लेकिन हाँ वो मॉनिटरी वैल्यू में तो हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन हाँ पास्ट एक्सपीरियंस कैसे काम में लगाना चाहिए वो पॉइंट को हम लोग इससे रिलेट करके समझ सकते हैं। इसके अलावा भी हर मंथ मतलब हर साल फेब में क्या होता है, बजट आता है, इस बार भी आया है। तो अगर तुम लोग बजट देखोगे तो वहां पर भी जब बजट रीड किया जाता है, या फिर तुम लोग खुद भी अगर कहीं से रीड करते हो, ठीक है, हर जगह आजकल इंटरनेट वगैरह में मिल जाएगा, बुक्स आ जाता है उसका, या फिर पेपर वगैरह में भी अगर पढ़ोगे तो सारे चीज में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, वहां पर लिखना पड़ता है कि हम लोग इस स्टेट को इतना पैसा दे रहे हैं और उस पैसे से ये काम होने वाला है। तो वहां पर भी अगर तुम लोग देखो तो पूरे साल भर में गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है उसे मॉनिटरी वैल्यू में बताया जाता है, ठीक है, कि इस स्टेट के लिए इतना पैसा दिया गया है, अलॉटमेंट बताया जाता है कि कौन से स्टेट के लिए कितना अलॉटमेंट किया गया है, कौन से स्टेट के लिए किस किस जगह पे अलॉटमेंट किया गया है, कहां पर कितने रुपए का सड़क बनाया जाएगा, उस पर कितना खर्चा होगा। तो गवर्नमेंट को पूरे एक साल का प्लानिंग बजट में पेश करना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू रिसोर्सेज भी वहां पर बताती है कि किस तरह से रेवेन्यू रिसोर्सेज आ सकता है, कितना आ सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। ये पूरा जो एस्टिमेट है वो भी गवर्नमेंट बताती है अपने बजट के थ्रू। तो अभी अभी कुछ दिन पहले ही बजट पेश हुआ है, तो वो भी बजट मतलब उसी तरह से उन लोगों ने भी बजट बनाया है पास्ट एक्सपीरियंस से कि कहाँ पर किस तरह से हमें अलॉटमेंट करना चाहिए और कहाँ कितना एक्सपेंस करना चाहिए और किस तरह से हम लोग अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है। और बजट जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि बजट और एक्चुअल में हमारा फर्क हो सकता है, ठीक है, बजट और एक्चुअल में हमारा फर्क हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट का भी बजट बनाए उसमें भी फर्क होगा। अब मान लो कहीं पर रोड बनेगा, उस पर जितना भी खर्चा करने का बात किया गया है, लेकिन मार्केट में अगर रॉ मटेरियल वगैरह का प्राइस कम ज्यादा हो या फिर कोई भी रीजन से अगर प्राइस अप एंड डाउन हो, तो जरूरी नहीं है कि जितने का अलॉटमेंट किया गया है उतना ही खर्चा होगा, हो सकता है उससे कम या ज्यादा भी हो जाए। तो बजटेड और एक्चुअल में फर्क होता है, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। बजटेड और एक्चुअल में फर्क होता है, वो हमें कंपेयर करना पड़ता है, देन हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि रीजन क्या है। देन फाइंड आउट रीजन, हमें रीजन फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्यों कम या ज्यादा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है, अगर कंपनी का मेन टारगेट क्या होता है, सेल करना, ठीक है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट होता है सेल करना। अगर मान लो उसका किसी कंपनी का टारगेट था 1 लाख यूनिट सेल करने का, बट वो कर पाई है सिर्फ और सिर्फ 90,000 यूनिट, तो इसमें क्या हुआ, उसका कम सेल हो गया। तो उसे रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। क्या हो सकता है कि मार्केट में जो प्रोडक्शन ये कंपनी कर रही थी उसका डिमांड जो है वो फॉल कर गया है, ठीक है, इसीलिए उसका सेल कम हो गया है। या फिर हो सकता है कि मार्केट में कोई कंपटीटर आ गया है, ठीक है, जिसने कम मतलब कम प्राइस में मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए हमारा जो प्राइस है वो मार्केट में ज्यादा दिख रहा है, इसीलिए हमारे कस्टमर कम हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते, कंपेयर कर सकते बजट और एक्चुअल, फिर कंपेयर करके हम लोग अपना जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि तुम लोग पढ़ाई के केस में भी कर सकते हो कि आज टारगेट लियो कि मुझे कॉस्ट का 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर एट द एंड ऑफ द डे में जाके देख रहे हो कि मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है, तो रीजन ढूंढो क्यों नहीं हुआ है। हो सकता है कि तुम लोग सो गए थे, नहीं पढ़े, हो सकता है कहीं बाहर चले गए, हो सकता है घर पे कोई गेस्ट आ गए जो कि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, तो कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है 2 चैप्टर सोचे थे ज्यादा पढ़ लिए, ठीक है, नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो बजटेड और एक्चुअल में फर्क हो सकता है, तो वहां पर हमें रीजन फाइंड आउट करना है। रीजन फाइंड आउट करके हमें देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या हुआ है, मतलब फेवरेबल या फिर एडवर्स। इसके लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वहां पर हम लोग ये चीज देखते हैं कि बजटेड और एक्चुअल में जो फर्क होता है वो क्यों हुआ है, और कितना हुआ है, एक्चुअली फेवरेबल सिचुएशन हुआ या एडवर्स। इसका मतलब तुम लोग 2 चैप्टर टारगेट लिए थे पढ़ोगे, अब 2 चैप्टर से अगर ज्यादा पढ़ लिए हो तो फेवरेबल सिचुएशन, और 2 से अगर कम पढ़े हो तो एडवर्स। और बिजनेस में सोचो, तो अगर मान लो लगा था कि रॉ मटेरियल 10,000 रुपीज का खर्चा होगा, 8,000 में ही काम बन गया, तो फेवरेबल सिचुएशन। और अगर 10,000 सोचा था और 13,000 में काम बन रहा है तो हो गया एडवर्स सिचुएशन। तो ये कंपेयर करने के बाद का जो सिचुएशन है उसके लिए हमारे पास जो चैप्टर यहाँ पर अवेलेबल है दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एस्टिमेशन वाला ही बात करेंगे, दैट इज बजटेड, बजट कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली हम लोग के यहाँ पर जो भी अभी हम लोगों ने देखा उसमें से हमारा पॉइंट क्या आ गया। पहला पॉइंट ये है कि बजट क्या हमें हेल्प करता है, किस चीज पे, हेल्प इन प्लानिंग, बजट हमें प्लानिंग करने में हेल्प करता है। सेकंड, बजट क्या है, हम लोग फ्यूचर पीरियड के लिए मतलब प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो बजट आया हुआ है गवर्नमेंट का, ये भी तो पूरे ये इस साल के लिए है, अब ये साल खत्म थोड़ी हुआ है, अब साल खत्म हो जाएगा उसके बाद थोड़ी ना बजट बनेगा। जैसे यहाँ पर अगर तुम लोग घर के लिए फेब का एक बजट बना रहे हो, तो ये फेब अभी मंथ स्टार्ट हुआ है, आज 5 तारीख हुआ है, मान लो अगर फेब अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो तभी ना बजट बना के फायदा है। फेब खत्म हो जाएगा फिर थोड़ी ना फेब का बजट बनाना है, तो पता ही चल जाएगा एक्चुअली में हुआ क्या है। तो हमेशा बजट जो है वो फ्यूचर प्लानिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड, प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज रिटन डॉक्यूमेंट, ये हमेशा क्या होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। बजट जो है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों ने क्या एस्टिमेट किया था, हम लोग भूल जाएंगे। और ये हमेशा रिटर्न फॉर्म में होगा तभी इसे बजट मानेंगे। और इट इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस,
पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड करके प्लान करके फ्यूचर पीरियड के लिए रिटर्न डॉक्यूमेंट जो बनेगा उसे हम लोग बजट कहेंगे। और बजट में क्या होगा, बजट में हमारा जो है वो जितना भी खर्चा होगा, ठीक है, आप खर्चे का बजट बना सकते हैं, प्रॉफिट का, इनकम का, जिस चीज का भी हम लोग बजट क्यों ना बनाए, वो सारा बजट को हमें पैसे में दिखाना है, ठीक है, मतलब मॉनिटरी वैल्यू में दिखाना है। हम लोग अगर इसे ऐसा ही खर्चा बता देंगे नॉर्मल की यहाँ पर अगर हमें रोड बनाना है तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो नहीं, बजट नहीं माना जाएगा। बजट सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाता है जब उसे हम लोग मॉनिटरी वैल्यू में कंपेयर कर पाते हैं। और वेरिएशंस पॉसिबल है, जो बजट बना है उससे वेरी करना पॉसिबल है। वेरिएशंस आर पॉसिबल इन बजट, ठीक है, वेरिएशन होना पॉसिबल है। अच्छा, अब बजट के साथ मैंने एक पॉइंट भी लिखा था, देखो, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल क्या होता है, तो देखो बजटरी कंट्रोल क्या होता है। हमारा जितना भी एक्सपेंस है, ठीक है, जैसे मैंने एक्सपेंस का एग्जांपल लिया था, हमारे सारे एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग बजट बनाते हैं, ठीक है। हमारा सारा जो बिजनेस ऑपरेशंस या फिर एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करने के लिए हम लोग बजट बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए बजट को बजट एंड बजटरी कंट्रोल बोला जाता है। क्यों बजटरी कंट्रोल बोला जाता है, क्योंकि बजट हमारा क्या, किस चीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक्सपेंसेस को। टू कंट्रोल आवर expenses we prepared budget। हमारा एक्सपेंस ताकि कंट्रोल में रहे, हमें पता हो। देखो, अगर हम लोग पहले से ही हमें पता है कि ट्रैवलिंग का 3000 खर्चा होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होता है, मंथ के एंड में जाके हम लोग जब खर्चा जोड़ेंगे 3000 का खर्चा हो गया, हो सकता है हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाए कि 3000 का खर्चा हो गया। लेकिन अगर हमें पहले से ही पता है कि भाई मेरा मंथली ट्रैवलिंग का 3000 का खर्चा होने वाला है, तो ये हमारे लिए खर्चा करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर हमें पता नहीं होता है और हम लोग फिर सोचते इतना खर्चा हो गया, तो इसीलिए बजट बनाते हैं, तो फिर हमारा जो एक्सपेंसेस वगैरह है वो कंट्रोल होगा। अगर 3000 से ज्यादा हो रहा है तो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे ना क्यों ज्यादा हुआ, और अगर कम हुआ तो भी फाइंड आउट कर पाएंगे कम हुआ। तो कम है या ज्यादा उसे पता करने के लिए बजट तो होना चाहिए। इसीलिए अगर हम लोग बजट करेंगे ही नहीं तो फिर उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो बजट हमें अपना जो एक्सपेंसेस है उसे कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली बजट बनाना चाहिए। और क्या चीज कंट्रोल कर सकता है, टू कंट्रोल आवर बिजनेस operations and activities। बिजनेस ऑपरेशंस और एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर सकता है। ऑल ऑपरेशंस आर come into a controlled environment। मतलब हमारे पूरे बिजनेस को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट मिलेगा ताकि हम लोग अपना खर्चा जो है उसे कंट्रोल के साथ कर सके, ताकि मैनेजमेंट भी अच्छा रहे, ठीक है। ऑल ऑपरेशंस आर कम इनटू ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो इसीलिए इसे बजट एंड बजटरी कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है, ताकि हमारा जो बजट है उसकी वजह से हमारा एक्सपेंसेस वगैरह कंट्रोल में रहे, जितना भी ऑपरेशंस एक्टिविटी हो रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वो भी कंट्रोल में रहे। अच्छा, अब बजट तो देखो, टाइप्स ऑफ बजट बहुत सारा होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट। तो बजट को कितने सारे बेसिस पे डिफाइन किया गया है, देखो अलग अलग 4 बेसिस है। एक है कैपेसिटी, दूसरा है कवरेज, थर्ड है पीरियड, और फोर्थ है कंडीशन। तो कैपेसिटी के हिसाब से 2 तरह का होता है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। कवरेज के हिसाब से भी 2 तरह का होता है, फंक्शनल और मास्टर बजट।
और पीरियड के हिसाब से भी दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट। मतलब मोर देन 12 मंथ के लिए और विद इन 12 मंथ के लिए। और कंडीशन के हिसाब से भी दो तरह का होता है, बेसिस और करेंट। ठीक है, तो एक एक बजट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने एक 4 बेसिस के ऊपर दिया है कि कितने तरह का बजट हो सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें कौन सा बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा, देखो उसका एक चार्ट देखो। एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले कौन सा बजट प्रिपेयर करना पड़ता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही टारगेट रहता है फर्स्ट, कि वो कितना सेल कर पाता है। ठीक है, सबसे पहला जो टारगेट होता है वो कितना सेल कर पाता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या बनना चाहिए, सेल्स बजट। क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना यूनिट उन लोगों को सेल करना है। जितना सेल करना है उतना ही यूनिट प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे घर पे भी खाना वगैरह बनता है तो पहले ये देखेंगे ना कितने सारे लोग हैं, उसी हिसाब से खाना बनाएंगे। है 5 लोग, अब 15 लोगों का खाना बनाएंगे, वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो उसी तरह से सेल्स बजट मतलब सेल करना है तो पहले ये बताओ कि कितना यूनिट सेल करना है, तभी उसी हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे 1 लाख यूनिट सेल करना है तो 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमें मार्केट से मतलब सामान लाना पड़ेगा। तो ये सेल्स बजट सबसे पहले बनना चाहिए। ठीक है, सेल्स बजट सबसे पहले बनेगा तो हमें ये पता चलेगा कि कितना यूनिट हमें सेल करना है। अब जितना सेल करना है उसके ऊपर डिपेंड करके ही हमारा प्रोडक्शन बजट बनना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा कौन सा बजट बनेगा, प्रोडक्शन बजट। ठीक है, प्रोडक्शन बजट, कितना यूनिट प्रोडक्शन होना चाहिए। अब जैसे ही पता चल जाता है कि कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा तो हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मतलब मटेरियल वगैरह चाहिए वो हम लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। और उसी बेसिस पे हमारा बनेगा यहाँ पर मटेरियल बजट। और मटेरियल के अलावा भी हमें प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर बजट और ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड या फिर अदर एक्सपेंस, तो ये भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना टारगेट ठीक करना है हमें कि कितना यूनिट सेल करना है। जैसे ही टारगेट बन जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। और प्रोडक्शन बजट तैयार होने के बाद ही हम लोग उस रिगार्डिंग मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के ऊपर बजट बनाएंगे। अब ये सारा चीज जैसे ही हमारा डिसाइड हो गया तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सब का तो एक खर्चा होगा। ये सारा खर्चा पे करने के लिए हमें कौन सा बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैश बजट। ये सारा खर्चा पे करने के लिए या फिर इसका एक कंट्रोल हिसाब रखने के लिए हमें कैश बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सारे डेटा के लिए, ये सारे बजट के लिए हमें कैश बजट बनाना पड़ सकता है। ठीक है, कि कितना हमारा कैश का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो हो रहा है, कैश बजट बनेगा। अब सारा बजट जब हम लोग एक साथ बनाएंगे तो हम लोग उसे बोलेंगे मास्टर बजट। अब ये सारा बजट जब हम लोग एक साथ प्रिपेयर करेंगे, सेल्स बजट भी बन रहा है, प्रोडक्शन बजट भी बन रहा है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कैश बजट सारा जब एक साथ बनेगा तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, मास्टर बजट। तो इस तरह से इसे कवर करके हम लोग लिख सकते हैं कि ये सारा चीज जब हम लोग बनाएंगे, मतलब जितने टाइप का बजट होता है अगर हम लोग सारा चीज को ही बना लेते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे मास्टर बजट। और फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, देखो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल ये भी दोनों टाइप ऑफ बजट होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड मतलब अगर मैंने यहाँ पर टारगेट रखा है कि मुझे 1 लाख यूनिट सेल करना है तो उसके लिए जो बजट बन रहा है, उसके लिए जो बजट बन रहा है दैट इज फिक्स्ड बजट। ठीक है, लेकिन मुझे अगर ये भी पता करना है कि अगर हम 1 लाख यूनिट सेल ना करके अगर 50,000 यूनिट सेल करें तो मेरा क्या खर्चा आ रहा है, या फिर क्या प्रोडक्शन बजट बनेगा, क्या मटेरियल, क्या लेबर, क्या ओवरहेड बजट बनेगा। और या फिर मान लो 1,50,000 यूनिट यानी 1 लाख से ज्यादा और 1 लाख से कम। फिक्स तो मैंने सोचा ये 1 लाख यूनिट का एक बनेगा ही। अब इसके अलावा भी अगर हम सोच रहे 50,000 वाला भी बना ले, 1 लाख वाला तो बन ही रहा है और 1,50,000 वाला भी हम बना लेते हैं। तो ये जो फिक्स्ड बजट, ये फिक्स्ड बजट हो गया। और इसमें ही जब हम लोग वेरिएशन ला रहे हैं कि 1 लाख ना करके उससे कम या ज्यादा
यूनिट का भी हम लोग बजट निकालेंगे तो उस बजट को हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, तो ये मैंने एक ओवरव्यू देने का कोशिश किया कि बजट में जो भी मेन बजट हमें पढ़ना है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मास्टर बजट, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, तो ये सबका मैंने एक इंट्रो दिया। तो सबसे पहले आज हम लोग जो करेंगे सेल्स बजट करेंगे। ठीक है, तो सेल्स बजट किसे कहते हैं, देखो सेल्स बजट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट बजट सेल बजट ही होना चाहिए। तो सेल्स बजट में देखो ये लिख लो, दिस बजट रिप्रेजेंट द टारगेट टू बी अचीव्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये बजट कौन बनाता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये सारा पॉइंट तुम लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्या होगा, एमसीक्यू वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो दिस बजट रिप्रेजेंट द टारगेट टू बी अचीव्ड, जो टारगेट है कितना यूनिट सेल करना है वो टारगेट अचीव करना पड़ेगा। और ये बना रहा है कौन, ये प्रिपेयर कौन कर रहा है सेल्स बजट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि उन लोगों को ही पता है कि मार्केट में कितना यूनिट सेल हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स बजट प्रिपेयर करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ ए बिजनेस organization. Second, this budget indicates the quantity and amount of sales। क्वांटिटी मतलब कितना यूनिट, जैसे 1 लाख यूनिट मैंने एग्जांपल लिया था, क्वांटिटी हो गया। अब अगर पर यूनिट 10 रुपए करके बिकेगा तो सेल्स का अमाउंट हो जाएगा 1 लाख इंटू 10, यानी ₹10 लाख का सेल। ठीक है, तो क्वांटिटी भी ये लोग डिसाइड करता है एज वेल एज अमाउंट भी ये लोग डिसाइड करता है। दिस बजट इंडिकेट्स द क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ सेल्स टू बी अचीव्ड ड्यूरिंग the budgeted period। Third point, budgeted sales are required to be compared with actual sales for computation of सेल्स वेरिएंस या फिर वेरिएशंस, ये भी लिख सकते हो, वेरिएंस ही बोला जाता है इसे। ठीक है, वेरिएंस क्यों वेरी हुआ है ये हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि बजटेड और जो एक्चुअल है उसमें क्यों वेरी हुआ है। अगर चेक नहीं करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था फेब का बजट, अब फेब का जो बजट बना हुआ है उसके हिसाब से क्या चेंजेस हुआ है, क्योंकि मार्च में जो बजट बनेगा उसका उसमें इफेक्ट तो फेब का आना चाहिए, जैन का तो आना नहीं चाहिए। तो जैन के हिसाब से फेब का बना था, लेकिन एक्चुअल और बजटेड में फर्क होगा। तो फिर फेब में अगर हम लोग चेक ही नहीं करेंगे क्यों मतलब कम या ज्यादा, मतलब वेरिएशंस जो आया है वो चाहे फेवरेबल हो चाहे एडवर्स हो, क्यों आया है, अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो बजट बनेगा वो फिर एरर बन जाएगा। तो इसीलिए हमें वो भी चेक करना चाहिए कि एरर मतलब जो डिफरेंस है वो क्यों आया है एक्चुअल और बजटेड के अंदर। Sales variations are sale variance are analyzed for the purpose of future correction action, future corrective action, फ्यूचर करेक्टिव एक्शन, जो मैंने बताया कि ताकि हम लोग फ्यूचर में करेक्ट एक्शन ले सके इस रिगार्डिंग, ताकि हमारा जो मतलब बजट बने वो नेक्स्ट जब बजट बने वो सही बने।
अच्छा, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोडक्शन बजट। दीदी सेल्स बजटेর লাস্ট পয়েন্টটা একটু মিস হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে না, বড় করবো। হয়ে গেছে दीदी, थैंक यू। अच्छा, अब लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या होता है? जैसे ही सेल्स बजट डिसाइड हो जाएगा वैसे ही हम लोग प्रोडक्शन का बजट बना सकेंगे कि कितना यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए। तो लिखो, दिस बजट रिप्रेजेंट द टारगेट टू बी अचीव्ड by the production department, by the production department। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो टारगेट अचीव करना पड़ेगा उसके लिए प्रोडक्शन बजट बनाया जाता है। दिस बजट इंडिकेट्स द quantity to be produced during the budgeted period, during the budgeted period। ये तो हमें वैसे ही पता है, अभी तो हम लोगों ने देखा भी था कि प्रोडक्शन बजट का मतलब वही होगा कितना यूनिट हमें प्रोड्यूस करना है। When we compare budgeted production with actual, we are able to ascertain the difference and also place the responsibility for such difference। तो अगर हम लोग चेक करेंगे बजट और एक्चुअल में क्या कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फर्क आया हुआ है। तो अगर आया है तो क्यों आया है और इसके लिए क्या क्या मतलब क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल था, रीजन क्या क्या था, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ following equation। budgeted production equal to, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कितना प्रोडक्शन करे। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना प्रोडक्शन करे ये फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए, कितना सेल करना है। जितना सेल करना है उतना तो प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे सेल करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बजटेड सेल। जितना सेल करना चाहते हैं उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन
ऐसा होना नहीं चाहिए नॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन पे कि अगर 1 लाख यूनिट सेल करना है तो 1 लाख यूनिट ही प्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा बहुत तो क्लोजिंग स्टॉक में भी रखना पड़ेगा। अगर किसी को सैंपल दिखाना है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, या फिर कुछ हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी रखना पड़ेगा। या फिर मान लो अगर ऐसा प्रोडक्शन है हमारा कि जो हम लोग शोरूम वगैरह में रख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो वो तो सेल नहीं करेंगे ना, वो तो फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट रहेगा, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। मतलब सेल करने के अलावा भी अगर हमारे पास कोई स्टॉक, मतलब कोई फिनिश गुड्स हम लोग रखना चाहते हैं, तो उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, तो वो भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। 1 लाख यूनिट सेल करना है और 10,000 यूनिट हमेशा हाथ में रखना है, तो बजटेड सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक वो भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। अगर पहले से कोई स्टॉक ऐसा बना हुआ है जो हम लोग जिस चीज का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो लेस कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यहाँ पर लिख सकते हो फिनिश्ड गुड्स और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा बजटेड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। तो बजटेड प्रोडक्शन कितना होगा, उसके लिए हमें ये पता रहना चाहिए पहले कितना सेल करना है। और अगर हमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक के तरह रखना है, चाहे पर्पस कुछ भी हो, एडवर्टाइजमेंट करना हो, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये इतना तो हमें प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में ऐसा स्टॉक हमारे पास है, ऐसा फिनिश गुड्स हमारे पास बचा हुआ है, तो उतना प्रोडक्शन कम कर देंगे। तो इसीलिए लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन बजट। नेक्स्ट लिखेंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल परचेज बजट। This budget represent the budget to be achieved by the purchase department. तो परचेज बजट कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, परचेज डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। दिस बजट इंडिकेट्स द क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एंड अमाउंट, मतलब कितना यूनिट रॉ मटेरियल खरीदना है। और अगर रॉ मटेरियल पर यूनिट का हमें परचेज प्राइस तो पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि परचेजिंग डिपार्टमेंट ये बना रहा है, तो उसे अमाउंट भी बताना पड़ेगा, सिर्फ यूनिट बताने से नहीं चलेगा। दिस बजट इंडिकेट्स द क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ परचेज टू बी मेड ड्यूरिंग budgeted period. Third point, when we compare budgeted purchase with actual purchase, we are able to calculate the difference and also able to evaluate the efficiency of purchase manager.
जो कि हम लोग मेटेरियल के चैप्टर में पढ़े हैं कि एफिशिएंसी ऑफ परचेज मैनेजर होता है 3 चीज के ऊपर डिपेंड करके हम लोग परचेस करना चाहिए हमें रॉ मटेरियल, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट पर्सन, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमें ध्यान रखना है, मतलब किसे रखना है, मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन में परचेज मैनेजर को ये चीज ध्यान में रखना है, तभी जाके वो अपना जो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है वो एफिशिएंटली कर सकता है। फोर्थ, दिस बजट is prepared with the help of following equation. अब परचेज बजट के लिए क्या इक्वेशन होगा देखो, budgeted purchase equal to budgeted purchase of raw material equal to, अब कितना परचेस करना चाहिए उसका कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट हमें देखना है कि हमें कितना रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना कंजम्पशन होगा, जो हमारा सेल टारगेट है मतलब प्रोडक्शन टारगेट है उस हिसाब से हमारा कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा। तो बजटेड यानी एस्टिमेटेड बजटेड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कितना कंजम्पशन होगा फॉर प्रोडक्शन। उसके बाद कुछ ऐसा भी हमें करना चाहिए, ये मैंने रॉ मटेरियल में भी बताया था कि हमें हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में थोड़ा सा रॉ मटेरियल रखना चाहिए ताकि हम लोग स्टॉक आउट सिचुएशन में ना आ जाए, हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली रन हो, प्रोडक्शन रुक ना जाए। तो अगर एकदम जितना चाहिए उतना ही, अगर 100 यूनिट चाहिए 100 यूनिट ही खरीदेंगे तो ये तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ रॉ मटेरियल वेस्टेज हो गया, स्पॉइलेज हो गया, हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ रखने का सोचना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो वो भी खरीदना पड़ेगा जितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं फॉर इमरजेंसी पर्पस। तो बजटेड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल जो यूज होते जाएगा, कंज्यूम्ड होते जाएगा। इसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक में रखना है वो भी खरीदेंगे। लेकिन अगर प्रीवियसली हमारे पास ऐसा कोई रॉ मटेरियल अवेलेबल है दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसे हम लोग लेस कर देंगे क्योंकि उतना हमें नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि टोटल ये खरीदने का टारगेट है। बट पहले से अगर अवेलेबल है तो उसे हम लोग वहां से लेस कर देंगे। लेस करने से क्या होगा, हमारा जो बजटेड परचेज है रॉ मटेरियल का वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद बाकी बजट लिखेंगे हम लोग। तो मैम लास्ट पॉइंट क्या था? छूट गया ये वाला या इसके आगे? फोर। ओ अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये दिख रहा है या फिर इसे फुल दिख रहा है मैम। अच्छा, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ये लिखा हुआ है फॉलोइंग इक्वेशन। हो गया मैम। अच्छा अच्छा, फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखो क्या है। हाँ यही वाला फर्स्ट है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट, यानी रॉ मटेरियल परचेज बजट हमें प्रिपेयर करना है। एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन Jan 1, ठीक है, Jan 1 का एस्टिमेटेड स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, मटेरियल कितने तरह का है देखो, ABCDEF, ठीक है, 5 1 2 3 4 6 तरह का मटेरियल है। सारे मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्योंकि Jan 1 मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर 31st ऑफ Jan मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये एक महीने का 1 मंथ का दिया हुआ है क्योंकि Jan ये जो है Jan का ओपनिंग Jan का क्लोजिंग, ये देख के पता चल रहा है हमें, ठीक है। एस्टिमेटेड कंजम्पशन ये दिया हुआ है हर मटेरियल का अलग अलग। स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, क्योंकि देखो अगर परचेज बजट देखोगे रॉ मटेरियल का तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो रॉ मटेरियल परचेज बजट बनाएगा उस डिपार्टमेंट को क्वांटिटी तो शो करना ही है, उसके साथ साथ प्राइस भी शो करना है कि कितने का रॉ मटेरियल खरीदा गया है, क्वांटिटी एज वेल एज अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें बोला है कि बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मटेरियल परचेज बजट जो है वो प्रिपेयर करो फॉर द ईयर 2000 फॉर द मंथ 2000 जनवरी 2015, ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे,
रॉ मटेरियल कितना परचेज करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी एक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल ले लेते हैं, रॉ मटेरियल ए अगर ले लेते हैं, तो हमें देखना है कि कितना हमें रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल ए का रिक्वायरमेंट है 1,20,000 यूनिट, क्योंकि इतना कंज्यूम्ड हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ कंजम्पशन के जितना ही रखना ठीक नहीं होगा, वो रिस्की हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ ना कुछ रखा जाता है। ठीक है, तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रैक्टिकली तो रखना पड़ता है। अब क्वेश्चन में कब हो सके कि कहीं पर क्लोजिंग स्टॉक ना भी रहे तो वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली तो रखा जाता है। ठीक है, तो 1,20,000 और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, यानी रॉ मटेरियल ए 1,40,000 तो हमें चाहिए। ये यूनिट शो हो रहा है, ठीक है, कहीं पर भी रुपीस का साइन नहीं है, तो 1,40,000 यूनिट तो चाहिए। लेकिन ये रॉ मटेरियल पहले से ही 16,000 हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग 16,000 लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना यूनिट खरीदना पड़ेगा। तो 16,000 लेस करने पे 1,24,000 यूनिट आ रहा है, यानी रॉ मटेरियल ए का क्वांटिटी हो जाएगा परचेस करने का 1,24,000 यूनिट। ठीक है, और प्राइस कितना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट बता दिया है 25 पैसा बताया है। ठीक है, तो इनटू करना पड़ेगा 0.25 या फिर 0.25 जो भी लिखो, 31,000 हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल ए का क्वांटिटी और उसका परचेस प्राइस दोनों ही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे रॉ मटेरियल ए का मैंने किया, उसी तरह से बी सी डी ई एफ सारा चीज को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे हम लोग लिख सकते हैं। वैसे तो तुम लोग का भी लिखने वाला तो बात नहीं है, मतलब प्रेजेंटेशन का बात नहीं रहेगा, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो लिख के तो करना ही पड़ेगा। अब हाँ, प्रेजेंटेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेस बजट फॉर Jan 2015। पर्टिकुलर A B C D E F। टोटल। तो कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कंजम्पशन। अभी देखो फॉर्मूला लिखा भी था हम लोगों ने, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज बजट, ओ यहीं पर तो है, पहले लिखना पड़ता है कंजम्पशन, क्योंकि इसी तरह से लिखोगे तो फिर एक पैटर्न में याद भी रहेगा। कंजम्पशन जितना करना है उतना खरीदेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में जितना रखना है उतना भी खरीदेंगे। तो पहले लिखेंगे एस्टिमेटेड कंजम्पशन, क्योंकि ये सारा ही एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड कंजम्पशन 16 नहीं 1,20,000 44 1,32,000 1,20,000 44 1,32,000। अच्छा 36 88 172 36 88 और 1,72,000 ऐड करना पड़ेगा एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक या फिर एस्टिमेटेड स्टॉक एज ऑन 31st of Jan 2015। क्लोजिंग स्टॉक 28 अच्छा 28 4 16 32 4 16 और 32, ये सारा ऐड करने के बाद लेस कर देंगे, तो ये 1,40,000 हो गया, ये हो जाएगा 44 + 8, ये हो गया 52,000। अच्छा ये हो जाएगा 1,60,000। अच्छा ये हो गया 40 और ये हो गया 88 + 16। अच्छा ये 1,04,000 1,72,000 + 32। अच्छा ये हो गया 2,04,000। फिर ऐड लेस करेंगे एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक,
as on 1st of Jan 2015. ओपनिंग स्टॉक में 16,624 16,624 214 और 28 214 और 28 1,40,000 माइनस 16,000 ये हो गया 1,24,000 52 माइनस 6 46,000 अच्छा ये हो जाएगा 1,60,000 माइनस 24 1,36,000 38 और 1,04,000 माइनस 14,000 90 2,04,000 माइनस 28,000 1,76,000 अच्छा ये हो गया एस्टिमेटेड परचेज ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिट्स ये यूनिट में आया है अब रेट पर यूनिट ये रुपीस में लिखना पड़ेगा रेट पर यूनिट रेट अलग अलग दिया हुआ है वो हमें लिखना पड़ेगा अच्छा रेट पर यूनिट है 25 पैसा 5 पैसा 15 पैसा तो 0.25 0.505 5 पैसा है 0.05 0.15 10 20 30 अच्छा 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा अच्छा अब लिखना है एस्टिमेटेड परचेज यहाँ पर लिखेंगे रुपीस ये रुपीस में आ जाएगा तो 1,24,000 इंटू 0.25 या फिर 25% भी कर सकते हैं हम लोग 31,000 46,000 इंटू 0.05 2,300 1,36,000 इंटू 1.15 तो 20,400 38,000 इंटू 10 मतलब 0.10 मतलब 3,800 और 90,000 इंटू 0.2 18,000 और 1,76,000 इंटू 0.3 52,800 तो टोटल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मेन जो दो टोटल हमें चाहिए कि टोटल कितना खर्चा हो रहा है उसका एक टोटल कर लेना चाहिए हो सकता है एमसीक्यू में ऐसा आ जाए और टोटल हमारा यूनिट्स कितना हो रहा है तो 1,24,000 प्लस 46,000 प्लस 1,36,000 प्लस 38,000 प्लस 90 प्लस 1,76,000 तो 6,10,000 टोटल ठीक है ये सब भी चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ पर प्राइस हो जा रहा है 31,000 2,300 2,400 3,800 18,000 और 52,800 तो 1,28,300 1,28,300 तो ये परचेज बजट बन गया इन टर्म्स ऑफ यूनिट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ रुपीस कि कितना हमें परचेज करना चाहिए और अगर चाहो तो ये सारा टोटल करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से यहाँ पर तो कुछ टोटल होगा नहीं ये ब्लैंक ही रहेगा यहाँ पर कुछ नहीं होगा क्योंकि सब अलग अलग प्राइस है ये इसी तरह से ही टोटल करना पड़ेगा इस अलावा इससे हम लोग किसी भी तरह से टोटल नहीं कर सकते बस हाँ ये टोटल हो सकता है टोटल कंजम्पशन टोटल स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग और ये उसके बाद ये कैलकुलेट करके आ सकता है बट यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा इलस्ट्रेशन 1 था अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इलस्ट्रेशन 2
A company manufactures product A and product B during the year ending 31st of December 2015. It is expected to sell 15,000 of product A and 75,000 of product B. तो कंपनी दो तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ए और बी, और एक्सपेक्टेड कितना है, सेलिंग यूनिट कितना है एक्सपेक्टेड, ए का है 15,000 और बी का है 75,000 केजी, यूनिट्स में दिया हुआ है, मतलब यूनिट केजी है यहाँ पर, एट 30 एंड 16 पर केजी, मतलब सेलिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 30 एट द रेट ऑफ 16. द डायरेक्ट मटेरियल पी क्यू आर, तो ये ए और बी दोनों प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें तीन तरह का मटेरियल चाहिए, पी क्यू आर mixed in the proportion of 3:5:2 in the manufacture of product A. मतलब जब प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर करना है तो पी क्यू आर तीनों मटेरियल चाहिए और वो रेशियो है 3:5:2, और मटेरियल क्यू एंड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट बी. यानी प्रोडक्ट बी मैन्युफैक्चर करने के लिए पी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ क्यू और आर चाहिए. रेशियो भी बता दिया 1:2. द एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर आर गिवन बिलो. तो सारी चीज का स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स, सबका इन्वेंट्रीज वैल्यू दिया हुआ है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पी, क्लोजिंग स्टॉक और एंटिसिपेटेड कॉस्ट पर केजी. मतलब रॉ मटेरियल पी अगर मार्केट से खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि मतलब ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि 12 रुपए पर किलो में मिलेगा. मटेरियल क्यू का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है 10 रुपए पर किलो हो सकता है इसका प्राइस, और आर का 30,000 9,000 ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पर 8 रुपीज पर किलो करके प्राइस दिया हुआ है. और प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये तीनों मटेरियल था. प्रोडक्ट ए और बी का ऑलरेडी फिनिश गुड्स जो है बना हुआ, वो ओपनिंग स्टॉक ए का है 3,000, बी का 4,000, और क्लोजिंग में रखना है 1,500 और 4,500. प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट, मतलब हमें कितना प्रिपेयर करना चाहिए, कितना यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए. एंड मटेरियल बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर 31st of December 2015. अच्छा, यही तक है. तो हमें यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर बोला है कि प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करो, कि प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट दोनों ही चीज प्रिपेयर करना है. तो कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन बजट मतलब तो हम लोग यूनिट में बताएंगे, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन बजट में क्या यूनिट के साथ साथ अमाउंट भी बताएंगे. अमाउंट बता सकते हैं क्या, सेल्स बजट में अमाउंट बताएंगे, प्रोडक्शन बजट में यूनिट बताएंगे. ठीक है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो दिया हुआ है, लेकिन ये तो सेल्स के लिए होगा ना कि कितने यूनिट सेल करे और कितने रुपीस का सेल करे. लेकिन हमें पूछा है कि प्रोडक्शन बजट बनाओ, मतलब कितना यूनिट का हमें प्रोडक्शन करना है. तो दो बजट बनाना पड़ेगा, एक प्रोडक्शन बजट और एक मटेरियल परचेज बजट. तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन बजट. For the product A and B. प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी पर्टिकुलर. तो प्रोडक्शन बजट मतलब कितना यूनिट हमें प्रोडक्शन करना है. तो बताओ कितना यूनिट होगा ए और बी का. प्रोडक्शन किस हिसाब से काउंट करें, कितना सेल करना है, कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना है, और पहले से अगर कुछ अवेलेबल है तो वो हम लोग माइनस कर देंगे. तो पहले क्या लिखना चाहिए, एस्टिमेटेड सेल, एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट. तो ए और बी दोनों का ही होगा. एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट कितना है, 15,000 और 75,000. इतना तो प्रोडक्शन करना ही है जितना सेल करेंगे. ऐड करेंगे एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक, एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक जितना क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक 1500 और 4500. तो 1500 और 4500, तो टोटल कितना हमें चाहिए अवेलेबल, 16,500. इतना हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, और यहाँ पर हो जाएगा 79,500. लेकिन
क्या हुआ है कि ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक में ऐसा प्रोडक्ट बचा हुआ है 3000 और 4000, तो उतना यूनिट का प्रोडक्शन हम लोग कम कर देंगे, लेस एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ये एस्टिमेटेड नहीं, ये तो रहेगा तभी पता चलेगा। ओपनिंग स्टॉक एस्टिमेटेड भी हो सकता है कि अगर कंफर्म नहीं है तो हम लोग एस्टिमेटेड भी लिख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक 3000 और 4000, 13,500, 75,500, तो ये हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट। एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट, इतना यूनिट हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा एस्टिमेशन आ रहा है ये कैलकुलेट करके, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इतना यूनिट अगर प्रोडक्शन करना है, उस हिसाब से रॉ मटेरियल भी खरीदेंगे, और रॉ मटेरियल कितने तरह का है, तो उसके लिए लिखेंगे मटेरियल परचेज बजट। पर्टिकुलर PQR और टोटल, तीन तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, PQR तीन तरह का। लेकिन ए प्रोडक्ट बनाने के लिए PQR चाहिए, बट बी प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ Q और R चाहिए। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है, वो कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए में किस रेशियो में है, 3:5:2, इन रेशियो ऑफ 3:5:2। तो बताओ कितना कितना रॉ मटेरियल चाहिए 3:5:2 में, अगर हमें प्रोडक्शन करना है, और ए हमें कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, 13,500। अगर 13,500 यूनिट हमें प्रोडक्शन करना है, तो 3:5:2 रेशियो के हिसाब से हमें कितना किलो पी, कितना किलो क्यू और कितना किलो आर चाहिए, बताओ कितना कितना। 4050 চাই পি, তারপরে কিউ চাই আমাদের 6750 क्यू 6750 और 2700 आर 2700 आर। अब इसी तरह से हम लोग मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट बी इन रेशियो, बी का रेशियो है 1:2, क्यू और आर के लिए 1:2, क्यू और आर, मतलब पहले यहाँ पर ये साइन लगा दिया मैंने, ब्लैंक यहाँ पर दिखा दिया ताकि पी में हम लोग ना लिखते, क्यू और आर के लिए दिया हुआ है। तो टोटल कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, 75,500, और 1:2 के हिसाब से क्यू और आर कितना कितना चाहिए, 75,500 डिवाइडेड बाई 3, 75,500 डिवाइडेड बाई 3, पॉइंट में आ रहा है 25,167, और बाकी है माइनस कर देंगे, तब एक मतलब पॉइंट जो मतलब यहाँ पर जो टोटल करने पे जीरो ही आ जाएगा, 75,500 माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ गया 5033, और ये 333, ठीक है, 50333। अब टोटल करने पे इतना ही आना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 50,333 प्लस 25,167, हाँ उतना आ जाएगा। गलत हो गया क्या, 55,333 प्लस 25,167, हाँ नहीं 76 क्यों आ जा रहा है, না দিদি 75,500ই আসছে। তাহলে আমার ক্যালকুলেটর বারবার অন্য অন্য সব ডিজিট দেখাচ্ছে।
হ্যাঁ এতখানে এসছে ঠিক আছে 75,500 तो टोटल रिक्वायरमेंट देखो कितना है टोटल रिक्वायरमेंट पी का टोटल रिक्वायरमेंट है 4050 kg ठीक है और ये टोटल क्यू का रिक्वायरमेंट है 6750 प्लस 25,167 तो 31,917 और 2,700 प्लस 50,333 53,033 ये टोटल रिक्वायरमेंट हो गया है रॉ मेटेरियल का ठीक है अब हमें देखना पड़ेगा ये तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये कंज्यूम्ड हो जाएगा प्रोडक्ट ए और बी को प्रोडक्शन करते हुए ठीक है टोटल रिक्वायरमेंट या फिर टोटल कंजम्पशन इन प्रोडक्ट ए एंड बी और एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 6,000 9,000 तो ये भी हमें खरीदना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक में रखने के लिए तो क्लोजिंग स्टॉक 3,000 3,006 और 9 शायद था 3,000 कहाँ चला गया क्लोजिंग स्टॉक अच्छा 369 62,033,31,917 प्लस 6,000 ये हो गया 37,917 और ये हो जाएगा 0507 7050 ये हो गया तो टोटल इतना हमें खरीदना पड़ेगा लेकिन अगर पहले से अवेलेबल है तो उतना कम कर देंगे तो लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक अच्छा ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या है ओपनिंग स्टॉक में है 4,000 3,000 30,000 तो 4,000 3,000 और 30,000 यहाँ पर P Q और R कितना हो रहा है ये था 7050 माइनस 4,000 3050 3050 अच्छा 37,917 माइनस 3,000 34,917 और 62,033 माइनस 30,000 32,033 तो ये हो गया परचेज इन यूनिट ये शायद केजी दिया हुआ था और कॉस्ट पर केजी ये रुपीस में होगा कितना किलो करके प्राइस है रॉ मटेरियल का तो रॉ मटेरियल का प्राइस 12 10 और 8 तो 12 10 और 8 टोटल परचेज कॉस्ट 2,56,264 ये हो जाएगा 349170 और ये हो गया 3050 इंटू 12 तो 36,600 तो ये हमारा परचेस बजट आ गया इन क्वांटिटी मतलब किलो जो है वो यहाँ पर और इन रुपीस और यहाँ पर हम लोगों ने इसी क्वेश्चन का प्रोडक्शन बजट भी कैलकुलेट किया तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोले कि परचेस बजट कैलकुलेट करो तो भी हमें प्रोडक्शन बजट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक प्रोडक्शन यूनिट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो परचेस भी नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए हमें क्या करना है अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला जाता कि प्रोडक्शन बजट बनाओ तो भी हमें प्रोडक्शन बजट बनाना ही पड़ेगा अदरवाइज हम लोग मटेरियल परचेस बजट नहीं बना सकेंगे দিদি একটু ওপরে করো হ্যাঁ
दीदी होएगा तो थैंक यू। अच्छा, इसके बाद एक इलास्ट्रेशन 3 है, ठीक है। यहाँ पर फीफो मेथड यूज करने कहा गया है, ठीक है। तो फीफो मेथड यूज करके हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो देखो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एन एनुअल बजट फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक एनुअल बजट दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वर्किंग डेज दिया हुआ है, 4 क्वार्टर है, क्वार्टर में डिवाइड किया गया है इन लोगों के जो एक्टिविटी है उसको। तो एक्टिविटी के हिसाब से 4th क्वार्टर में इसे डिवाइड किया गया है और हर एक क्वार्टर में कितने डेज काम होते हैं वो दिया हुआ है, 65 डेज, 60, 55 एंड 60 डेज। प्रोडक्शन ब्रैकेट में दिया हुआ यूनिट पर वर्किंग डे, मतलब एक दिन काम करने से फर्स्ट क्वार्टर में 100 यूनिट अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर का टोटल प्रोडक्शन कितना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि प्रोडक्शन का डेटा दे दिया है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है कि ये डेटा यूनिट पर वर्किंग डे है। तो फर्स्ट क्वार्टर में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ होगा, बता सकते हो कितना प्रोडक्शन हुआ होगा पर वर्किंग डे, मतलब तो एक दिन, एक दिन। इंटू कर देंगे क्या हाँ प्रोडक्शन को? हाँ इंटू करना पड़ेगा। एक दिन में अगर 100 यूनिट है कि क्या है, यूनिट है, हाँ। तो एक दिन में अगर 100 यूनिट बन रहा है तो 65 डेज में कितना यूनिट बनेगा, 6500 यूनिट क्वार्टर 1 का टोटल प्रोडक्शन हो जाएगा। वैसे ही क्वार्टर 2 में अगर 60 डेज काम होता है और एक दिन में अगर 110 यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है तो फिर 60 डेज में कितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, 6600 आ रहा है इंटू करने से। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये 120, ये तो एक दिन का प्रोडक्शन है ना, एक दिन का प्रोडक्शन है, तो ये सब तो डेज में दिया हुआ है, तो 55 डेज में कितना प्रोडक्शन होगा, ये भी एक दिन का है, 105 एक दिन का है 4th क्वार्टर में। तो फिर यहाँ पर 60 डेज अगर काम होता है 4th क्वार्टर में तो कितना प्रोडक्शन होगा, ये दोनों को हम लोग इंटू कर देंगे। अच्छा, अब आगे क्या बोला है देखो, रॉ मेटेरियल परचेजेस, रॉ मेटेरियल किस तरह से खरीदा जा रहा है, परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल टोटल, ठीक है। तो टोटल जितना हमारा प्रोडक्शन होगा उस बेसिस के ऊपर डिपेंड करके उस वेटेज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रॉ मेटेरियल परचेज करेंगे। वेटेज यहाँ पर दे भी दिया है 30%, 50%, 20%। रॉ मेटेरियल परचेज फर्स्ट क्वार्टर में हुआ है 30%, उसके बाद 50% एंड 20%, 4th क्वार्टर में नहीं हुआ है। बजटेड प्राइस पर केजी, 1 किलो का प्राइस कितना है रॉ मटेरियल का वो दिया हुआ है, ये है ₹1 पर किलो, और यहाँ पर है ₹1.05 पर किलो और ₹1.125 पर किलो। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 kg, मतलब एक यूनिट फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। एक यूनिट फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। तो हमें पता यहाँ पर चल जाएगा कि हर क्वार्टर में हम लोगों ने टोटल कितने यूनिट प्रोडक्शन किए हैं, तो उसी हिसाब से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो यहाँ पर इंटू करके हमें देखना पड़ेगा पहले कि हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना है, और हमें पता है कि एक यूनिट में अगर 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए तो यहाँ पर 6500 आ रहा था, तो 6500 यूनिट प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट बोला है बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 किलो, बजटेड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4000 किलो, कॉस्ट 4000। ये क्वांटिटी दे दिया है कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है और कॉस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर इश्यूज आर प्राइस्ड ऑन फीफो बेसिस, और जो इशू किया जाएगा वो फीफो बेसिस पे होगा और उसी बेसिस पे प्राइस भी डिफाइन होगा। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट इन होगा रॉ मटेरियल वो पहले यूज होगा और जो मतलब बाद में आएगा वो बाद में यूज होगा। फीफो का मतलब ही होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैलकुलेट द फॉलोइंग बजट फिगर्स, क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है देख लेते हैं। पहले बोला है क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू। सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें क्वार्टरली, मतलब 1 2 3 4 4 क्वार्टर होता है एक साल में, क्वार्टरली हमें क्या करना है,
परचेज क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज, तो ये जोड़ देंगे तो एनुअल परचेज आ जाएगा, क्योंकि 4 क्वार्टर में तो 1 साल होता है ना, 4th क्वार्टर मतलब 4 क्वार्टर मतलब 1 साल। तो क्वार्टरली और एनुअल परचेज, अब रॉ मटेरियल हमें फाइंड आउट करना है, और रॉ मटेरियल फाइंड आउट करना है वेटेज में भी और वैल्यू में भी, मतलब किलो हिसाब से भी, यूनिट के हिसाब से, यहाँ पर केजी दिया हुआ है, किलो हिसाब से और वैल्यू के हिसाब से। तो पहले वो करते हैं पॉइंट ए, उसके बाद पॉइंट बी करेंगे। तो मटेरियल परचेज बजट, पर्टिकुलर और क्वार्टर दिया हुआ है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। प्रोडक्शन, पहले हम लोगों को प्रोडक्शन डिसाइड करना है, क्योंकि हम लोग परचेज बजट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो परचेज करेंगे तो प्रोडक्शन पता होना चाहिए, जितना प्रोडक्शन करेंगे उस अकॉर्डिंग हम लोगों को परचेज करना पड़ेगा। तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 65 इंटू 100, फर्स्ट क्वार्टर में होगा 65 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 6500। अच्छा, नेक्स्ट में देखो 60 डेज काम होता है और एक दिन में 110, तो 60 इंटू 110, तो ये हो जा रहा है 6600। अच्छा, उसके बाद 55 इंटू 120, 55 इंटू 120, 6600, ये भी 6600 आ रहा है। और फोर्थ क्वार्टर में है 60 इंटू 105, 6300। अच्छा, ये 6500 को नीचे लिख लेते हैं तो सारा चीज बराबर हो जाएगा। 6500 इतना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है 4 क्वार्टर में, इतना करके यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें बोला है कि मटेरियल परचेज बजट निकालना है, तो प्रोडक्शन तो कैलकुलेट कर लिया, अब मटेरियल निकालेंगे, परसेंटेज वेटेज दिया हुआ है उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो वेटेज है कि हम लोग कितना परचेज करेंगे, ठीक है। अब परचेज करने के लिए रिक्वायरमेंट भी तो पता होना चाहिए कि कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे 1 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड for 1 kg finished goods 2 kg, ठीक है। for 1 kg of finished goods 2 kg required। अगर हम लोगों को 1 किलो फिनिश गुड्स बनाना है तो 2 किलो ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो 6500 के लिए कितना चाहिए होगा बताओ। 6500 इंटू 2, 13000 kg। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 6600 इंटू 2, 13200, और 6, ये भी फिर 13200 ही होगा, दोनों इक्वल अमाउंट है। और 6300 इंटू 2, 12600, तो ये टोटल हो गया, ठीक है। यहाँ पर टोटल कर लेते हैं अगर चाहिए तो, क्योंकि हमें टोटल बोला है तो टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 6500, 6600, 6600, 6300, तो 26000, यहाँ पर 26000 आ रहा है टोटल प्रोडक्शन, और टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल हो जा रहा है 52,000, ठीक है। 52,000 हो गया टोटल रिक्वायरमेंट। अब क्लोजिंग स्टॉक भी बताया होगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बताया है, ये देखो बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 किलो, मतलब इंडिविजुअली नहीं बताया, टोटल क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 2000 किलो। तो 2000 किलो में यहाँ पर लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2000 किलो।
तो फिर ये तो हो गया प्रोडक्शन यूनिट, इसे अगर हम लोग यहाँ पर कवर भी कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, इतना यूनिट हमें प्रोडक्शन करना है जिसका हमें डायरेक्टली डेटा नहीं दिया हुआ था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट बनाया था उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट बनाया। उसके बाद यहाँ पर कितना मेटेरियल चाहिए वो कैलकुलेट किया। जैसे यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ था, यहाँ पर एक बेसिस बता दिया था कि 1 किलो फिनिश गुड्स के लिए 2 किलो ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकाल लिया। अब रॉ मटेरियल जो है उसका क्लोजिंग स्टॉक बता के रखा है ओवरऑल कितना 2000, तो फिर 54,000 हमें परचेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक में है तो वो हम लोग लेस कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक में दिया हुआ है ये देखो 4000 किलो, तो वो लेस कर देंगे यहाँ पर 54,000 और यहाँ लेस कर देते हैं लेस ओपनिंग स्टॉक। तो Q1, Q2, Q3, Q4 टोटल, तो ओपनिंग स्टॉक है 4000 और वहां पर हमारा आया था 54,000। ये देखो 54,000, इसके नीचे ही 4000 लिखेंगे तो लेस करने के बाद आ जाएगा 50,000। तो इतना हमें परचेस करना पड़ेगा। परचेस बाय वेट मतलब इतना किलो, परचेस बाय वेट यहाँ पर किलो, किलो के हिसाब से हमें 50,000 किलो परचेस करना पड़ेगा। लेकिन कौन से क्वार्टर में कितना परचेस करना है उसका वेटेज दे दिया है, 30%, 50%, 20% इस तरह से दे दिया है। तो अब हम लोग परचेस बाय वेट यहाँ पर अलग अलग दिखा देते हैं कि कितना होगा। ये तो टोटल 50,000 और यहाँ पर 30%, फर्स्ट क्वार्टर में 30%, तो 50,000 का 30%, तो फर्स्ट क्वार्टर में 15,000 किलो खरीदेंगे। फिर 50,000 इंटू सेकेंड क्वार्टर में कितना परसेंट है 50%, यानी ये 25,000 हो जाएगा, इसका आधा। अच्छा, उसके बाद ये 20% बताया तो ये 10,000 हो गया और फोर्थ क्वार्टर में नहीं खरीदना है, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में नहीं खरीदना है। इस तरह से हमें वेटेज के हिसाब से कैलकुलेशन करने बोला गया है। तो हम लोगों ने कर लिया कि परचेज बाय वेट कितना होगा। अब हमें बोला है कि वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, परचेज बाय वैल्यू। तो परचेज प्राइस दे दिया है 1.05 और 1.125। तो यहाँ पर लिखते हैं परचेज प्राइस, रुपीज में लिखते हैं, कॉस्ट पर किलो के हिसाब से ₹1.05। यहाँ तो रुपीज लिखा है मैंने, तो यहाँ रुपीज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 1.05, 1.125। अब यहाँ पर लिखते हैं परचेज, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट पर किलो। ये तो परचेज प्राइस नहीं है, इसे लिखना चाहिए कॉस्ट पर किलो, परचेज प्राइस। तो 15,000 खरीदेंगे, 15,000 किलो 1 रुपए करके, तो वो 15,000 रुपीज हो जाएगा। अच्छा, 25,000 इंटू 1.05 तो 26,250 हो जाएगा। अच्छा, और ये 10,000 इंटू 1.125 तो ये 11,250 हो जाएगा। और टोटल फिर कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये टोटल प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। 26,250 प्लस 15,000 प्लस 11,250 तो 52,500। तो 50,000 किलो ऑफ रॉ मटेरियल खरीदने का प्राइस बन जाएगा 52,500। तो ये हम लोगों का बन गया पहला आंसर, दैट इज क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू। तो क्वार्टरली हमें वेट के हिसाब से भी पता चल गया, वैल्यू के हिसाब से भी पता चल गया, टोटल भी पता चल गया, एनुअल ये 4 क्वार्टर का टोटल और एनुअल प्राइस भी पता चल गया, और एनुअल जो क्वांटिटी है वो भी पता चल गया कितना करके हमें परचेस करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें पॉइंट बी में क्या बोला है, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाय वेट एंड वैल्यू। तो क्लोजिंग कितना स्टॉक बच जाएगा क्वार्टरली वो हमें कैलकुलेट करना है बाय वेट एंड वैल्यू, वेट के हिसाब से भी और वैल्यू के हिसाब से भी। तो बजट शोइंग क्लोजिंग क्वार्टरली stocks
बाय वेट एंड वैल्यू। पर्टिकुलर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 4 क्वार्टर है, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। अच्छा, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करें? पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में कितना है। तो ओपनिंग स्टॉक में कितना है देखो, 4000, एक मिनट, ओपनिंग स्टॉक में क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये दिया हुआ है तो क्वार्टर 1 का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि टोटल रॉ मटेरियल का ही ओपनिंग स्टॉक है 4000 किलो। जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे थे तो हमें दिखा कि 4000 किलो जो है वो ओपनिंग स्टॉक में, तो वो क्वार्टर 1 में देंगे, ठीक है, वो क्वार्टर 1 में रिलेट करेंगे। तो वो क्वार्टर 1 में दिखाना पड़ेगा हमें कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। हमें दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक क्वार्टर 1 में दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। और परचेस कितना कर रहे हैं हम लोग क्वार्टर 1 में? परचेस कर रहे हैं किलो के हिसाब से 15000 किलो, तो यहाँ पर लिख देते हैं परचेस 15000 किलो। तो क्वार्टर 1 में अवेलेबल कितना हो गया 19000 किलो। और क्वार्टर 1 में हम लोगों का कंजम्पशन कितना होगा? क्वार्टर 1 में कंजम्पशन कितना हो रहा है 13000 किलो। ये देखो, मेटेरियल परचेस बजट जब बनाए थे तो मेटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा क्वार्टर 1 में 13000 किलो। तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है ओपनिंग स्टॉक, तो जो ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है ऑब्वियसली वो क्वार्टर 1 में ही पहले यूज होगा जो ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक 4000 किलो हमारे पास है और हम लोगों को परचेस करना है क्वार्टर 1 में 15000, वो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया। ये 15000 नहीं लिख रहे, ये प्राइस है रुपीस के साथ, ये अभी हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो परचेस क्वांटिटी बाय वेट 15000 किलो। तो क्वार्टर 1 में टोटल अवेलेबल कितना हो जाएगा 19000 किलो, और इसमें से कंजम्पशन कितना हो जाएगा यहाँ पर लेस करके दिखाते हैं। मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो रहा है 13000 किलो, कंज्यूम्ड होगा 13000 किलो, क्योंकि हमें तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है ना, इसीलिए हम इस तरह से कैलकुलेट करें कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना बच सकता है। तो 19000 में से अगर 13000 कंज्यूम्ड हो जाए तो 6000 किलो बचेगा। 6000 क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट, तो ये क्लोजिंग स्टॉक का वेट आ जाएगा 6000 किलो। जब क्वार्टर 2 कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टर 2 में ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? जो क्वार्टर 1 का क्लोजिंग स्टॉक है वही क्वार्टर 2 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्वार्टर 2 का ओपनिंग स्टॉक है 6000 किलो और क्वार्टर 2 में परचेस करने वाले हैं 25000 किलो, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 25000 किलो। तो टोटल कितना स्टॉक बन जाएगा क्वार्टर 2 में 31000 किलो का स्टॉक बन जाएगा, लेकिन कंज्यूम्ड कितना होगा 13200, तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा 13200, तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है, तो इसी तरह से करेंगे। अच्छा, ये बन गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 2। अब यही बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्वार्टर 3, और क्वार्टर 3 में कितना परचेस करने वाले हैं 10000, तो टोटल स्टॉक बन जाएगा 27800, और इसमें से कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा 13200, कंज्यूम्ड हो जाएगा 13200। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचेगा 27800 माइनस 13200, तो 14600 क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। अब ये 14600 जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ये क्वार्टर 4 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा,
और क्वार्टर 4 में परचेज शायद कुछ करना नहीं था, ठीक है। तो परचेज अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ पर टोटल कितना हो गया 14,600 अवेलेबल रहेगा और कंजम्पशन हो सकता है 12,600 का, तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो माइनस 12,600, तो क्लोजिंग स्टॉक बच गया 2,000 का, क्लोजिंग स्टॉक बच गया 2000 का, क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक बाय वैल्यू, क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक बाय वेट एंड वैल्यू, तो क्लोजिंग स्टॉक बाय वैल्यू, वैल्यू मतलब उसे रुपीस में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्वार्टर 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू है ₹1 करके, मतलब क्वार्टर 1 में जो मेटेरियल खरीद रहे हैं वो ₹1 करके खरीद रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया था कि इशू जो होगा मेटेरियल प्रोडक्शन के लिए वो फीफो बेसिस पे होगा, ठीक है, फीफो बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसे देखेंगे कि हमारे पास पहले 4,000 यूनिट ऑलरेडी अवेलेबल था, हम लोगों ने 15,000 खरीदा है ₹1 करके, तो ये जो 6,000 बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल था, एक प्रीवियस ईयर का 4,000 और एक करेंट ईयर का हम लोगों ने 15,000 खरीदा था। अब हमें बोला गया है कि फीफो बेसिस फॉलो करो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो ये 13,000 का कंजम्पशन हुआ है उसमें क्या ये ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम्ड होने के बाद और कुछ बचेगा, मतलब फीफो फॉलो करना है ना, तो इसीलिए हमें इसी तरह से ही समझना पड़ेगा कि हम लोगों के पास 2 तरह का मेटेरियल, अब 2 तरह का क्यों बोल रहे हैं, ये करेंट ईयर में परचेज किया जिसका प्राइस हमें पता है ₹1, लेकिन ये 4,000 कितने प्राइस वाला है वो हमें नहीं पता है। हमारे पास टोटल 19,000 हो रहा है, लेकिन ये 2 अलग अलग प्राइस का था, एक ये प्रीवियस ईयर का था जिसका प्राइस रेट नहीं पता, और ये जो 15,000 इसका पता है एट द रेट ऑफ 1। अब ये जो 13,000 हम लोगों ने कंज्यूम किया है, क्योंकि हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 2 तरह का मेटेरियल हमारा इन हुआ है और कंजम्पशन 13,000 का हुआ है। तो बताओ कि कौन सा मेटेरियल बचा हुआ है, प्रीवियस ईयर वाला या फिर करेंट ईयर वाला, कौन सा मेटेरियल बचा हुआ है, ये जो 6,000 बचा हुआ है ये कौन सा बचा हुआ है आफ्टर कंजम्पशन, करंट ईयर वाला। करंट ईयर वाला, करंट ईयर वाला, बिल्कुल सही, क्योंकि देखो 13,000 हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, तो फीफो फॉलो करना है तो 4,000 तो हम लोग कंज्यूम कर चुके होंगे, 13,000 कंजम्पशन करवाने के लिए 4,000 पहले वाला यूज हो गया होगा, फिर जितना बचा होगा तो उसमें से मतलब और जितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोग नया वाला 15,000 वाले से मटेरियल लिया होगा हम लोगों ने, और कितना लिया होगा 9,000, क्योंकि 13,000 का कंजम्पशन है ना, 4,000 के बाद और कितना लेने से 13,000 होगा 9,000, ठीक है। तो जो बच रहा है वो 6,000 हो रहा है और उसका रेट फिर क्या हो जाएगा ₹1, अगर ये ₹1 वाला है तो यहाँ पर लिखेंगे 6,000 इंटू 1, ये हो जाएगा ₹6,000, ये रुपीज करके होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही वाला थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है। अब जब ओपनिंग स्टॉक फिर से हमारा हो रहा है तो ये जो मटेरियल है ये ₹1 वाला है, तुम लोग पेंसिल से चाहो तो लिख सकते हो, ये जो है ओपनिंग स्टॉक ये 1 वाला है, हम भी यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ये 1 वाला है, और जो नया खरीदा गया है वो कितने करके खरीदा गया है 1.05, ये देखो ये जो है ये 1.05 करके खरीदा गया है। अब जब कंजम्पशन होना स्टार्ट हुआ, कंजम्पशन कितना हुआ है 13,200, तो जब 13,200 कंज्यूम्ड हो रहा है अकॉर्डिंग टू फीफो बेसिस, तो बताओ क्या ये ₹1 वाला मटेरियल और बच रहा है या फिर ये पूरा कंज्यूम्ड हो जा रहा है क्वार्टर 2 में, सोचो। ये जो 13,200 का कंजम्पशन हुआ इसमें 6,000 पूरा कंप्लीट हो गया होगा, हाँ कि ना, हाँ कंप्लीट हो गया। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा उसमें ये ₹1 वाला तो आएगा नहीं, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा उसमें ये ₹1 वाला स्टॉक आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कंज्यूम्ड हो गया है। और उसके बाद 25,000 में से यूज होना स्टार्ट हुआ होगा, 25,000 में से फिर कितना यूज हुआ होगा, अगर 13,200 टोटल यूज हुआ है उसमें 6,000 प्रीवियस वाला यूज हुआ है, तो इसमें से 7,200 यूज, हाँ तो फिर ये बचा हुआ है 17,800। तो बताओ कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो कितने से होगा, ये जो 17,800 है इसका वैल्यू हो जाएगा इंटू 1.05 करके, तो कितना होगा देखो 17,800 इंटू 1.05, 18,690 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सोच के हमें करना है लॉजिकली।
अच्छा, अब ये जो 17,800 वाला स्टॉक है ये कितना वाला है? ये 1.05 वाला है। और ये जो 10,000 वाला है ये कितना करके खरीदा गया है? हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? अच्छा रुको एक मिनट। अब ज्योति अब हो रहा है? हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो जो हम कह रहे थे कि 1.05 वाला है और ये 1.125 वाला है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था ना, तो उस हिसाब से मैंने लिखा है। अब कंजम्पशन हुआ है 13,200। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर पॉइंट अलग हो जाएगा, ठीक है, हम पहले ही बता रहे पॉइंट अलग हो रहा है। 13,200 कंजम्पशन हुआ है, तो मेरे पास पहले अवेलेबल था 17,800। क्या ये 17,800 पूरा खत्म हो गया? मुझे तो 13,000 नहीं, तो कितना बचा इसमें से? 17,800 में से पहले कितना खर्चा हो गया? 13,200। तो ये ओल्ड स्टॉक मतलब जो प्रीवियस ईयर वाला था उसमें से कितना बचा हुआ है? 4,600। 4,600, ठीक है। और बाकी कितना बचा हुआ है? ये 10,000 तो फुल्ली बचा हुआ है, तो बाकी 10,000 बचा हुआ है, तभी तो यहाँ पर टोटल 14,600 शो हो रहा है। लेकिन इसका वैल्यू जब करेंगे तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो 4,600 का वैल्यू कितने से करें और ये 10,000 का वैल्यू कितने से करें बताओ? 4,600 into 1.05। और ये वाला 1.125। 1 to और 5 हाँ, इसका कैलकुलेशन तुम लोग करके मुझे बता दो, यहाँ तो जगह नहीं है, हम लिख देंगे। टोटल करके बता सकते हो। 4,600 इंटू 1.05, 4830 हो रहा है। 4830 मेमोरी प्लस 10,000 इंटू 1.12 1.125 11,250 16,080 इतना आ रहा है। 16,080 देख लो, इतना आ रहा है 16,080 रुपीज में। 16,080 ये आ रहा है Q3 का, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू। और लास्ट अगर हम लोग देखें तो ये 14,600 जो है, इसमें फिर दो तरह का स्टॉक मिक्स्ड अप है। ये जो 14,600 है ना, इसमें दो तरह का स्टॉक मिक्स्ड अप है। इसका दो पार्ट करना है हमें, ठीक है, मतलब समझने के लिए। 4,600 और 10,000, ये एट द रेट ऑफ 1.05, ये एट द रेट ऑफ 1.125, ठीक है। अब इसमें से कितना कंज्यूम्ड हुआ है? 12,600। अब हमें चेक करना है कि 12,600 कंज्यूम जब हो रहा था तो ये दोनों में से कौन कौन सा स्टॉक खत्म हो गया, कौन सा बचा हुआ है, क्या कंडीशन है वो देखना है। तो फीफो है तो फर्स्ट कौन सा यूज होगा? ये वाला, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, मैंने उसी हिसाब से लिखा है। पहले 4,600 लिखा है, फिर 10,000 इसी तरह से लिखेंगे। अगर आगे 10,000 लिख दोगे गड़बड़ हो जाएगा, उसी हिसाब से लिखो। तो 4,600 था अवेलेबल, ये पहले यूज करना था। ये यूज करने के बाद अगर फिर रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग ये वाला स्टॉक लेंगे, तभी हमारा फीफो प्रोसेस फॉलो होगा। तो 12,600 कंजम्पशन करते हुए क्या ये स्टॉक और बचेगा? 4,600 वाला स्टॉक बचेगा? नेवर। तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो गया। अच्छा, तो अब जितना भी स्टॉक बचा हुआ है उसका वैल्यूएशन कितने से होगा? स्टॉक तो बचा हुआ है ना, क्योंकि 12,600 था, उसमें से 4,600 12,600 कंजम्पशन था, 4,600 ओल्ड स्टॉक यूज हो गया, बचा 8,000। तो 8,000 जो रिक्वायरमेंट है वो 10,000 में से हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 2,000 वो तो पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इसका वैल्यू फिर कितना करके हो जाएगा? 2,000। एक ही तो स्टॉक बचा है, कितने वाला? 1.125। बस इसका 1.25 इंटू कर लो, 2,000 इंटू 1.125, 2250, ठीक है। ये रुपीज में आ गया 2250। तो इस तरह से हम लोग फीफो फॉलो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा हेजी हो गया, तुम लोग अपने कॉपी में क्लियरली इसका पूरा डेटा लिख लो, क्योंकि बाद में जब कभी सम को देखोगे फिर नहीं समझ पाओगे कि कैसे करके आया, अगर याद नहीं आता है तो। अगर याद आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन लिख लो डिटेल्स में कि किस तरह से कैसे हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था, तो तुम लोग को याद रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, नॉर्मली ये बजट जैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि बजट दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक का। ऐसा बहुत कम होता है, बजट नॉर्मली परचेज का होता है और प्रोडक्शन का होता है, सेल्स का होता है, फिक्स्ड फ्लेक्सिबल कैश बजट होता है, मास्टर बजट, मतलब सारा बजट जब एक साथ करेंगे। लेकिन बजट दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक का, ये बहुत कम होता है, वो भी फीफो मेथड यूज करके। तो ये क्वेश्चन मतलब अलग है बाकी क्वेश्चन से। तो इलस्ट्रेशन 3 हुआ है, और ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, तो जो जो क्वेश्चन चूज किया हुआ है मेरा यहाँ से, तो तुम लोग ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ठीक है, यहाँ बीच में कैश बजट है, अगर किसी को पता है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th नंबर वाला कर सकते हो, यहाँ पर इलस्ट्रेशन 7, 5 और 7 कर सकते हो होमवर्क के लिए। इलस्ट्रेशन 5 और 7 ये दो हम दे रहे हैं, इलस्ट्रेशन 5 और इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।